हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यूएबल एजुकेशन यूजीसी नेट पेपर टू कॉमर्स। इंटरनेशनल बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है यूरोपियन यूनियन, एशियन, सार्क एंड नाफ्टा। तो आज हम इसके बारे में समझने वाले हैं। इसके ऊपर से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या है? एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन है जो 27 यूरोपियन कंट्रीज से बना है। ठीक है, 27 यूरोपियन कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन में। ओके, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो ऑब्जेक्टिव्स है यूरोपियन यूनियन के पीस, शांति, फ्रीडम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सोशल एक्सक्लूजन जो है उससे लड़ना, कॉम्बैट सोशल एक्सक्लूजन, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को बढ़ावा देना, उसको प्रमोट करना, रिच कल्चर, डाइवर्सिटी। तो ये सब क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं यूरोपियन यूनियन के। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है ब्रुसेल, बेल्जियम में है इसका हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन का। यूनाइटेड किंगडम। द यूनाइटेड किंगडम यूके विच हैड बीन अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूनाइटेड किंगडम का क्या है? फाउंडिंग मेंबर है यूरोपियन यूनियन का, जो 2020 में ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है। 2020 में यूके ने ऑर्गेनाइजेशन जो यूरोपियन यूनियन है उसको छोड़ दिया है। ओके, तो यूरोपियन यूनियन वॉज क्रिएटेड बाय द मास्ट्रिच ट्रीटी। मास्ट्रिच ट्रीटी से बना था, जो 1993 1 नवंबर 1993 में एंटर हुआ। ठीक है, तो 1 नवंबर 1993 में यूरोपियन यूनियन बना है मास्ट्रिच ट्रीटी में। ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ वो हम जान लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो वो कब से स्टार्ट हुआ? वर्ल्ड वॉर टू के बाद से हुआ। वर्ल्ड वॉर टू उसके बाद से स्टार्ट हुआ है फॉर्मेशन यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, जो पीस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यूरोप में पीस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए फॉर्मेट किया गया। तो 1951 में 6 कंट्रीज, कौन कौन सी? बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लम्सबर्ग, नेदरलैंड, वेस्ट जर्मनी, इन सब ने साइन किया था ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है वो साइन किया था, और उसमें इस्टेब्लिश हुआ क्या? इस्टेब्लिश हुआ ECSC, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया। क्यों? टू रेगुलेट दिस की इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्रीज है उसको रेगुलेट करने के लिए, और जो फ्यूचर कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी ट्रीटी ऑफ पेरिस में। जो तो ट्रीटी ऑफ पेरिस कब हुई थी? 1951 में हुई थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। 1951 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी। ठीक है, उसमें 6 कंट्रीज ने साइन किया था ट्रीटी ऑफ पेरिस। अब उसके बाद 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ रोम में 1957 में ये जो कोऑपरेशन है उसको एक्सपांड किया गया और इस्टेब्लिश किया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEC। EEC इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1957 में, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ रोम में। इसका एम था कि कॉमन कॉमन मार्केट और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये इसका क्या था? एम था। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, ओवर द इयर्स मोर कंट्रीज ज्वाइन, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज इसमें ज्वाइन होती गई, एंड डीपर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइज बट डेवलप, और ज्यादा जो है वो बड़ा होता गया जो ऑर्गेनाइजेशन है वो। और उसके बाद 1993 में क्या हुई थी? मास्ट्रिच ट्रीटी, और ऑफिशियली क्रिएट हुआ यूरोपियन यूनियन जो है वो ऑफिशियली क्रिएट हुआ है 1993 में मास्ट्रिच ट्रीटी में। अब इसमें इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया कॉमन पॉलिसीज को, और जो यूरो है, यूरो एज अ सिंगल करेंसी को बनाया गया, यूरो को एज अ सिंगल करेंसी बनाया गया। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो ऑफिशियली कब क्रिएट हुआ? वो हुआ है 1993 मास्ट्रिच ट्रीटी में। ओके, और उसके बाद लिस्बन ट्रीटी हुई 2007 में, और भी बहुत सारे एक्सपांशन हुए, रिफॉर्म्स हुए, और जो यूरोपियन यूनियन का गवर्नेंस है वो और ज्यादा मजबूत होता गया। ओके,
और उसके बाद जो 2020 है उसमें यूनाइटेड किंगडम यूके जो है वो उसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया 2020 में। ठीक है। और अब आज यूरोपियन यूनियन स्टैंड्स एज अ मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंटिटी विद 27 मेंबर स्टेट्स, और आज जो है वो 27 मेंबर स्टेट है। ओके, तो सबसे पहले तो वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद से ये स्टार्ट हुआ। सबसे पहले तो ट्रिटी ऑफ पेरिस हुई जिसमें यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद ट्रिटी ऑफ रोम हुई, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। और उसके बाद ऑफिशियली क्रिएट हुआ यूरोपियन यूनियन मास्ट्रिक्ट ट्रिटी में 1993 में। ओके, तो ये इस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ है यूरोपियन यूनियन का। अब है एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये क्या है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है वो इसका एसोसिएशन है, वो है एशियन। वो कब स्टैब्लिश हुआ, 8 अगस्त 1967 में स्टैब्लिश हुआ था एट बैंकॉक थाईलैंड। कहाँ पर, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था स्टैब्लिश। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपाइंस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो ये सारे क्या है, इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। 5 है टोटल फाउंडिंग मेंबर्स, वो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आ चुके हैं। और अभी इसके 10 मेंबर्स है। करंट मेंबर्स कितने हैं, टोटल 10 हैं। एक है ब्रुनेई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। अभी इसके ये 10 करंट मेंबर्स हैं एशियन के। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है, जकार्ता, इंडोनेशिया में है एशियन का हेडक्वार्टर। ओके, और इसकी अभी 10 करंट मेंबर्स कंट्रीज हैं, वो है 10। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट, इन सबको क्या करना, बढ़ावा देना। साउथ ईस्ट एशियन रीजन के जो भी सारे कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया जो है वो पूरा रीजन जो है उसमें जितनी भी सारी कंट्रीज आती हैं, तो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, बढ़ावा देना। और उसके बाद है सेफ्टी का भी है, इसमें सेफ्टी का भी ऑब्जेक्टिव इसमें ऐड किया गया है। सेफ गार्ड द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन एंड सर्व एज अ फोरम इन विच द डिफरेंसेस कैन बी रिसॉल्व्ड फेयरली एंड पीसफुली। जो भी सारे डिफरेंसेस होते हैं उसको सॉल्व करना फेयरली एंड पीसफुली। ठीक है, निष्पक्षता से और शांतिपूर्ण से जो भी सारे डिफरेंसेस होते हैं, कन्फ्लिक्ट जो भी सारे होते हैं, उसको सॉल्व करना, वो भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। तो सार्क इस्टेब्लिश कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। ओके, 8 दिसंबर 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था सार्क। कहाँ पर, ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। ओके, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काठमांडू, नेपाल में सार्क का हेडक्वार्टर है। अब मेंबर कंट्रीज की बात करें तो उसकी 8 मेंबर कंट्रीज हैं। अफगानिस्तान जो 2007 में ही ज्वाइन हुई है 2007 में अफगानिस्तान ज्वाइन हुआ है। और बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 8 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। अब उसके बाद है 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं, सार्क की 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं। कौन कौन सी, एक तो है चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार एंड मॉरिशियस। तो ये 9 जो है वो ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं सार्क की। ऑब्जर्वर कंट्रीज क्या होती है कि जिनको ना ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। ठीक है, राइट होता है पार्टिसिपेट करने का ऑर्गेनाइजेशन की जो भी सारी एक्टिविटीज होती हैं उसमें, लेकिन उसमें वोटिंग राइट्स जो है उनको नहीं मिलता। वोटिंग राइट्स यहाँ पर नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ जो भी एक्टिविटीज होती हैं
उसमें पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं, बट वोटिंग राइट्स नहीं मिलता। वो होती है ऑब्जर्वर कंट्रीज। तो कितनी है सार्क की? 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज है, और उसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है? 8 मेंबर कंट्रीज है। उसमें जो अफगानिस्तान है जो वो 2007 में ज्वाइन हुआ है, ठीक है। और दूसरा है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, और इंडिया जो है वो सार्क का फाउंडिंग मेंबर भी है, ठीक है। तो बाकी जो हमने देखे दो, उसमें तो इंडिया कहीं पे था नहीं, बट ये सार्क में इंडिया है, तो वो सार्क जो है वो एग्जाम में आ सकता है। सारी सारी जो कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज एंड ऑब्जर्वर कंट्रीज, वो भी आपको याद रखनी होगी। अब सार्क के ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है सार्क के? जो लोगों के जो वेलफेयर है उसको प्रमोट करना, साउथ एशिया के जो भी सारे लोग हैं उनके वेलफेयर को प्रमोट करना, उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो उसको भी इम्प्रूव करना। टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट। इन रीजन के जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, सोशल प्रोग्रेस है, कल्चरल डेवलप है, उसको एक्सेलरेट करना बाय प्रोवाइडिंग ऑल इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिग्निटी एंड रियलाइज दैट फुल पोटेंशियल। वो जो है वो फुल पोटेंशियल से काम करे, ठीक है। टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथ कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता से वो काम कर सके, तो इसलिए उनको प्रमोट करना, मजबूत बनाना, कि ताकि वो आत्म सेल्फ रिलायंस से वो काम कर सके, ठीक है। उसके बाद है टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ वन अनोदर्स प्रॉब्लम। एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स है उसको अच्छे से समझना, उसको अप्रिशिएट करना, म्यूचुअल ट्रस्ट होनी चाहिए। तो ये सारे क्या है इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट एक्टिव कोलेबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड। जो भी सारे फील्ड्स हैं, इकोनॉमिक है, सोशल है, कल्चरल है, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड में कोलेबोरेट करना, एक्टिव कोलेबोरेट होना चाहिए। इसमें सारी कंट्रीज जो है वो साथ मिलकर काम करेंगी म्यूचुअल असिस्टेंस से। उसके बाद है टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज। जो भी सारी अदर डेवलपिंग कंट्रीज है उसके साथ मिलकर काम करना, ठीक है, उनको साथ मिलकर काम करना, मजबूत बनाना। टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमोंग देमसेल्व्स इन इंटरनेशनल फोरम्स ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। जो भी सारे कॉमन इंटरेस्ट हैं इन सभी नेशन की, जो सार्क की सारी जो नेशंस हैं उनके उनका जो भी कॉमन इंटरेस्ट है तो उनको साथ मिलकर काम करना। और जो भी इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलकर काम करना, जो भी सिमिलर एम्स और पर्पस होते हैं, जितने भी उनके जो एम्स और पर्पस हैं वो भी जो इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनके साथ मिलकर काम करना, कि तो ये सारे थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब उसके बाद है साप्टा, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ये क्या है? सार्क का फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, जो साइन हुआ था 1993 में और इम्प्लीमेंट हुआ है 1995 में। ये क्या है? सार्क का फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट है। इसका एम क्या था? जो भी सारे गुड्स हैं, सिलेक्टेड गुड्स, उसके ऊपर जो भी टैरिफ है, टैरिफ को क्या करना? कम करना, ठीक है। टैरिफ टैक्सेस जो होते हैं उसको कम करना, वो इसका एम है। अमोंग सार्क नेशंस के बीच में ही जितनी भी जो कंट्रीज है, 8 कंट्रीज है, तो उनके बीच में जो टैरिफ है सिलेक्टेड गुड्स के ऊपर जो भी टैरिफ लगे हैं उसको रिड्यूस करना, वो इसका एम है। फोकस ऑन प्रेफरेंशियल ट्रेड पे फोकस करना है उसका एम, नॉट फुल फ्री ट्रेड। यहाँ पर फुल फ्री ट्रेड नहीं है, सिर्फ प्रेफरेंशियल ट्रेड है। जो भी सारे टैरिफ है उसको रिड्यूस करना है, फुल फ्री ट्रेड यहाँ पर नहीं है। लेकिन उसके बाद आया है साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। यहाँ पर क्या है? फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि जो भी सारे ट्रेड बैरियर्स होंगे उनको क्या करना है? एलिमिनेट करना, ठीक है। वो होगा फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया साफ्टा। वो साइन कब हुआ था? 2004 में साइन हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ है 2006 में, टू रिप्लेस साफ्टा। जो साफ्टा है उसको उसने रिप्लेस करके साफ्टा लेकर आए हैं, ठीक है। तो साइन कब हुआ था? 2004 में, और इम्प्लीमेंट हुआ 2006 में। रिप्लेस किसको किया है? ये जो साफ्टा है उसको उसने रिप्लेस किया है,
एम है एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स एंड क्रिएट अ ड्यूटी फ्री ट्रेड जोन इन साउथ एशिया। ड्यूटी फ्री ट्रेड होना चाहिए साउथ एशिया, और जो भी सारे ट्रेड बैरियर्स है उसको एलिमिनेट करना है, वो उसका मेन एम है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया का। तो ये था सार्क। अब है नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया जो स्टैब्लिश कब हुआ था? 1 जनवरी 1994 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये जो नाफ्टा है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया, वो क्या है? एक ट्रायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। किसके बीच का? कनाडा, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेक्सिको, इन तीनों के बीच का ही है। इसलिए ये क्या है? ट्रायलेटरल, क्योंकि ये तीन के बीच का ही एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट है। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेक्सिको, इन तीनों कंट्रीज के बीच का ही एक ट्रेड एग्रीमेंट है। और इसका एम क्या है? टू एलिमिनेट ट्रेड बैरियर को एलिमिनेट करना, प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एनहेंस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। ये जो 3 अमेरिकन कंट्रीज हैं, 3 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, उसके बीच का जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करना, और जो भी सारे ट्रेड बैरियर है उसको एलिमिनेट करना, वो इसका क्या है? एम है। और उसके बाद वो रिप्लेस हुआ, ये जो नाफ्टा है, नाफ्टा रिप्लेस हुआ है, रिप्लेस्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट से। ठीक है, यूएसएमसीए, अब वो यूएसएमसीए से जाना जाता है, जो 2020 में रिप्लेस किया है, 2020 में। तो यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, यूएसएमसीए, 1 जुलाई 2020। ठीक है, तो नाफ्टा ने रिप्लेस कब किया था यूएसएमसीए से? वो क्या, 2020 में। ठीक है, तो इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसके जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखना होगा, कौन कौन सी कंट्रीज है वो आपको याद रखना होगा, इस्टेब्लिश कब हुआ था वो भी आपको याद रखना होगा। इन सभी का मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। ठीक है, और स्टेटमेंट वाइज भी अभी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें भी ये आ सकते हैं। तो ये इजी है, 2-3 बार आप उसको रिपीट करोगे तो आपको याद रह जाएगा। तो लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।